Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to teach you synchronization, semaphore and deadlock. Let's start. In the last topic, we have discussed about the synchronization concepts. सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हमने पहले बात कर चुके हैं कि सिंक्रोनाइजेशन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास में कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस होती हैं। हमने दो तरह की प्रोसेसेस के बारे में बात की थी। एक तो हमारे पास प्रोसेसेस होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट नहीं करती हैं, ना ही वो एक दूसरे को किसी भी तरह से इफेक्ट करती हैं, ना ही किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को या रिसोर्सेज को शेयर करती हैं। और दूसरी तरह की हमारे पास में प्रोसेसेस होती हैं जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होती हैं, जो एक दूसरे के साथ में किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, रिसोर्सेज शेयर करती हैं और एक दूसरे को इफेक्टेड करती हैं। तो जब हमारे पास में कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग करती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में, तो उनके बीच में कई तरह से कम्युनिकेशंस होते हैं। जब वो शेयर कर रही हैं रिसोर्सेज को, तो उन्हें आपस में क्या करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है। यानी अगर वो एक कॉमन रिसोर्स को यूज कर रही हैं, तो प्रोसेसेस के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसके लिए जरूरी होता है कि वो प्रोसेस एक दूसरे को मैसेज पास करें कि वो कोई प्रोसेस रिसोर्स को यूज कर रही है, तो दूसरी प्रोसेस को बताए कि वो रिसोर्स उसके पास में है। जब वो उस रिसोर्स को यूज कर कर लिए और उसके बाद जब रिसोर्स को फ्री करे, तो वो बताए कि उसने उसका काम कंप्लीट हो गया, रिसोर्स फ्री है, जिससे कि दूसरी प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज कर सके। तो इस तरह से प्रोसेसेस एक दूसरे को मैसेज पास करती हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करती हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है प्रोसेसेस का, इसके लिए या एक दूसरे के साथ में जो मैसेज पास कर रही है, इसके लिए अलग अलग मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में बात की थी। इसके अलावा हमने टॉपिक पढ़ा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड क्रिटिकल सेक्शन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड क्रिटिकल सेक्शन में क्या था कि जिसमें अगर कोई एक प्रोसेस जिसका कि क्रिटिकल सेक्शन फायर हो रखा है, तो सेम टाइम पर कोई दूसरी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर नहीं करेगी। जब पहली प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाएगा और वो प्रोसेस रिसोर्सेज को फ्री कर देगी, तभी दूसरी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर करेगी सेम रिसोर्स पर। इसी तरह से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हमने दो तरह से कम्युनिकेशन पढ़ा था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जहाँ की प्रोसेस सेंड और रिसीव दो तरह के प्रिमिटिव्स को यूज करती थी। सेंड यानी एक प्रोसेस एक दूसरी प्रोसेस को मैसेज सेंड करती थी, और रिसीव के थ्रू दूसरी प्रोसेस पहली प्रोसेस से मैसेज रिसीव करती थी। हमने ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के पढ़े थे। अब तीसरा मेथड है हमारे पास में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सीमेफोर। सीमेफोर जो है वो, उसमें हम एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल को यूज करते हैं, और उस वेरिएबल की वैल्यू को जो प्रोसेस, वही सभी प्रोसेसेस एक्सेस कर सकती हैं, वेरिएबल की वैल्यू है, लेकिन उसे एक्सेस तो सभी प्रोसेस करेंगी, लेकिन ऑल्टर सिर्फ वही प्रोसेस करेगी जो प्रोसेस उस समय किसी रिसोर्स को यूज कर रही है। तो जो प्रोसेस इस समय एग्जीक्यूशन में है, वही प्रोसेस उसकी वैल्यू को ऑल्टर कर सकती है, बाकी की प्रोसेस उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकती है। इनके अंदर भी हम दो तरह के ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जिनको हम पी और वी से डिनोट करते हैं, यानी सिग्नल और वेट के थ्रू डिनोट करते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं सीमेफोर इज अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल विच वैल्यू कैन बी एक्सेस्ड एंड ऑल्टर्ड only by operation P and V, and an initialization operation is called semaphore initialize। जो सीमेफोर को इनिशियलाइज करने वाला ऑपरेशन है, उसको हम नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमेफोर इनिशियलाइज। ये जो सीमेफोर है हमारा, इस सीमेफोर को हम कई बार बाइनरी नंबर से भी डिनोट करते हैं, यानी कि 0 और 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे तो पी और वी से डिनोट करते हैं, लेकिन कई बार हम इसे 0 और 1 से भी डिनोट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं बाइनरी सीमेफोर। और वहां पर हम 0 हम वेट के लिए और 1 सिग्नल के लिए दे सकते हैं। जैसे P हम सिग्नल के लिए, V वेट के लिए देते हैं, वैसे ही हम इसमें 0
वेट के लिए, 1 सिग्नल के लिए दे सकते हैं, या इसके अपोजिट भी दे सकते हैं। जो भी आप इसमें स्टार्टिंग में बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो बाइनरी सीमेफोर कैन अज्यूम ओनली द वैल्यू 0 और वैल्यू 1। A semaphore mechanism basically consists of two primitive operation। केवल दो ऑपरेशन इसमें चलेंगे सीमेफोर में, जैसे मैंने आपको बताया, सिग्नल एंड वेट, जिनको कि डिकेस्ट्रा ने डिफाइन किया था P एंड V से। द सीमेफोर वेरिएबल कैन अज्यूम ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ये चीज ध्यान रखने की है कि सीमेफोर के अंदर सिर्फ ये दो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी, 0 एंड 1। इसमें कोई नेगेटिव में वैल्यू यानी 0 से नीचे वैल्यू नहीं जाएगी। द इंटीजर वैल्यू ऑफ सीमेफोर इन द वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन मस्ट बी executed individually, that is when one process modify the semaphore value and another process can simultaneously modify that same semaphore value। यानी कि इसमें अगर एक टाइम पर एक ही प्रोसेस इसकी वैल्यू को चेंज कर सकती है, यानी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है वही प्रोसेस इसकी वैल्यू को, सीमेफोर की वैल्यू को चेंज कर सकती है। अगर एक बार में एक प्रोसेस इसकी वैल्यू को चेंज कर रही है, यानी सिग्नल से वेट में चेंज कर रही है या वेट से सिग्नल में चेंज कर रही है, तो बाकी की प्रोसेस सिर्फ इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगी, वो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती हैं। सिर्फ जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है वही प्रोसेस इसकी वैल्यू को चेंज करेगी। ये होता है हमारा सीमेफोर। सीमेफोर को के हमारे पास में कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। सीमेफोर के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? सीमेफोर अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी कि इसके अंदर सीमेफोर में वेट और सिग्नल ऑपरेशंस हमारे जो दे रखे हैं सिंपल, यही एक के बाद एक चलते हैं और प्रोग्राम हमारा सीक्वेंस में चल रहा है तो ठीक है, वेट और सिग्नल ऑपरेशंस चलते रहेंगे। लेकिन अगर हाँ कहीं भी जंपिंग है, जैसे कि प्रोग्राम में गो टू चलता है, ऑपरेशन चलता है, लूपिंग चलती है, तो ऐसा कुछ होता है तो वहां पर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ड्रॉबैक जो है वो है सीमेफोर जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये इसके अंदर दो तरह के ड्रॉबैक्स भी सीमेफोर के अंदर आते हैं। इसके बाद में हमारे पास में लास्ट टॉपिक आता है इस सिंक्रोनाइजेशन का, वो होता है एंड सिंक्रोनाइजेशन। एंड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? कई बार क्या होता है कि एक बहुत सारी प्रोसेसेस हमारे सिस्टम में हैं और वो उनको सेम ही रिसोर्स चाहिए होते हैं। जैसे हमारे पास में पैरेलली बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं और सेम सेम सेट ऑफ कंडीशन पर वो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं। जैसे सपोज करें, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, हमारे पास में दो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं R1 एंड R2। जो हमारे पास में एक सेट है प्रोसेसेस का, पीआई प्रोसेसेस का सेट है, आई कोई भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती हैं, उस पूरी पीआई प्रोसेस के सेट जो है वो उन R1 और R2 रिसोर्स को ही शेयर कर रहा है। उनमें से कुछ प्रोसेसेस ऐसी होंगी जिन्हें सिर्फ R1 रिसोर्स चाहिएगा, कुछ प्रोसेसेस ऐसी होंगी जिन्हें सिर्फ R2 रिसोर्स चाहिएगा, लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसी भी होंगी जिन्हें R1 और R2 दोनों रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी और सेम टाइम पर होगी। तो अगर इस तरह की प्रोसेसेस हमारे सिस्टम में जिन्हें दोनों तरह के रिसोर्स चाहिए और सेम टाइम पर चाहिए, तो उससे एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है, जो होती है डेडलॉक की सिचुएशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। डेडलॉक की सिचुएशन में क्या होता है कि एक रिसोर्स किसी एक प्रोसेस को मिल गया, दूसरा रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस को मिल गया। अब पहले वाली प्रोसेस को दूसरा वाला रिसोर्स चाहिए और दूसरी वाली प्रोसेस को पहला वाला रिसोर्स चाहिए, और फिर क्या होता है कि दोनों प्रोसेसेस रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करती रहती हैं, दोनों में से कोई प्रोसेस रिसोर्स को फ्री नहीं करती है और सिस्टम वहीं पर वर्क करना रोक देता है, दोनों में से कोई प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट नहीं होती है और धीरे धीरे ये साइकिल जो है वो ग्रो करता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये सिचुएशन आगे जाके डेडलॉक की सिचुएशन बनती है। और इस तरह के सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन होता है एंड सिंक्रोनाइजेशन। एंड सिंक्रोनाइजेशन जो है वो क्या कहता है, इसके अंदर अ सिंगल पी ऑपरेशन कुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एट वंस और नाउ और नन ऑफ देम एट ऑल। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज किसी प्रोसेस को चाहिए वो एक साथ उस प्रोसेस को मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे।
जैसे अगर किसी प्रोसेस को R1 और R2 दोनों रिसोर्स चाहिए, तो दोनों रिसोर्स जब अवेलेबल होंगे तभी वो प्रोसेस स्टार्ट होगी, दोनों रिसोर्सेस को लेके मिलेंगे तो दोनों मिलेंगे, अदरवाइज एक भी नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब एक रिसोर्स मिल गया और दूसरा नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी प्रोसेस को दूसरा मिल गया, पहला वाला नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर इस तरह की डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो एंड सिंक्रोनाइजेशन क्या कहता है कि मिलेंगे तो दोनों रिसोर्स मिलेंगे, अदरवाइज एक भी नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से डेडलॉक की सिचुएशन का सॉल्यूशन होता है एंड सिंक्रोनाइजेशन। The operation would block the calling process whenever any of the resource could not obtain, यानी जब तक दोनों रिसोर्स नहीं मिल जाते तब तक वो प्रोसेस वेटिंग में रहेगी, लेकिन स्टार्ट नहीं होगी किसी एक रिसोर्स को लेकर। तो ये कंसेप्ट जो है ये कहलाता है हमारा इसमें एंड सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट। ये था हमारा सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक, जिसमें हमने आईपीसी के बारे में पढ़ा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सेक्शन के बारे में पढ़ा, और सीमेफोर के बारे में पढ़ा। सीमेफोर क्या हो गए, हमारे प्रोटेक्टेड वेरिएबल हो गए, जिनकी वैल्यू को, जिनमें पी और वी दो ऑपरेशन चलते हैं, और दोनों ऑपरेशन कैसे होते हैं, सीमेफोर वैल्यू, दो वैल्यू होती है, वेट या सिग्नल। एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, वेट करेगी, दूसरी प्रोसेस क्या होगी, सिग्नल उसमें चेंज करेगी। तो इसके अंदर वेट और सिग्नल ऑपरेशन केवल वही प्रोसेस चेंज करेगी जो कि एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो कोई भी प्रोसेस जिसको रिसोर्स चाहिए होता है, वो प्रोसेस रिसोर्स के लिए वेट करती है, और जो प्रोसेस विन करती है उसको रिसोर्स मिल जाता है। जैसे ही उसे रिसोर्स मिलता है, वो इस सीमेफोर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देती है वेट के अंदर, और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। बाकी की प्रोसेस देखती है, वैल्यू क्या है, वेट, यानी उन्हें क्या करना है, वेट करना है। तो सारी प्रोसेस वेट करती हैं। जैसे ही जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी उसका काम कंप्लीट हो जाता है, तो टर्मिनेट होने से जस्ट पहले वो सीमेफोर वेरिएबल की वैल्यू को कन्वर्ट कर देती है सिग्नल में, और टर्मिनेट हो जाती है। अब जो प्रोसेसेस वेट कर रही थी वो देखती है वैल्यू क्या है सीमेफोर वेरिएबल की, सिग्नल, यानी कि सिग्नल है, वेरिएबल की वैल्यू सिग्नल है, दैट मीन्स क्या है, हमारा रिसोर्स फ्री है। तो रिसोर्स फ्री है तो प्रोसेसेस क्या करेंगी, फिर से कंपीट करेंगी उस रिसोर्स को लेने के लिए, और जो प्रोसेस विन करेगी उसको रिसोर्स मिल जाएगा। जिस प्रोसेस को रिसोर्स मिलेगा वो प्रोसेस सीमेफोर वेरिएबल की वैल्यू को वापस से कन्वर्ट कर देगी वेट में, और एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगी। जब काम कंप्लीट होगा, टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट होने से पहले वापस से उसकी वैल्यू को सिग्नल में चेंज कर जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगी। तो बाकी प्रोसेस जितनी भी है वो सिर्फ उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगी, जब सिग्नल मिलेगा तब वो उसमें उस पे एग्जीक्यूट होने के लिए कंपीट करेंगी, और उसको रिसोर्स के लिए कंपीट करेंगी, और जब वो वेट देखेंगी तो वो सब इसमें वेटिंग की कंडीशन में रहेंगी। तो इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू को जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है सिर्फ वही चेंज कर सकती है, और कोई दूसरी प्रोसेस उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती है। ये हमने सीमेफोर के अंदर पढ़ा। इसको हम बाइनरी फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, वेट और सिग्नल को पी और वी से भी डिनोट करते हैं, पी फॉर सिग्नल, वी फॉर वेट। इसी तरह से हम इसको 0 या 1 में भी शो कर सकते हैं। अगर हम बाइनरी सीमेफोर ले रहे हैं तो 0 और 1 में भी ले सकते हैं। और लास्ट टॉपिक हमने इसमें एंड सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा, जिसमें अगर किसी दो से ज्यादा प्रोसेसेस हैं जिनको सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, तो उनके अंदर क्या होता है, डेडलॉक सिचुएशंस नहीं बने, तो हम क्या करते हैं, या पूरा सेट ऑफ रिसोर्स एक साथ देते हैं या नहीं देते, जिससे कि बीच में प्रोसेसेस को वेटिंग की कंडीशन में न जाए। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे डेडलॉक सिचुएशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेडलॉक सिचुएशन। देखिए डेडलॉक क्या होता है, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम स्टार्ट में वर्क कर रहे होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज के लिए compete करती है। यानी हमारे पास में
लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास में, जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, या जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये सब क्या है, लिमिटेड होते हैं। एक सिस्टम पे आप काम कर रहे हो तो ये सब क्या है, लिमिटेड है आपके पास में। लेकिन आप मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग पे काम कर रहे हो, बहुत सारी प्रोसेसेस आपने ओपन कर रखी हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में प्रोसेसेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन रिसोर्सेज आपके पास में लिमिटेड है। तो वहां पे क्या होता है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ही क्या प्रोसेसेस को क्या करना पड़ता है, compete करना पड़ता है। तो अब जब प्रोसेसेस जो है किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और वो रिसोर्स उस समय अवेलेबल नहीं होता, तो क्या होता है, वो प्रोसेस वेटिंग की स्टेट में चली जाती है। हमने प्रोसेसेस की स्टेट्स पढ़ी थी, 5 स्टेट्स पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी? न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। तो वेटिंग वाली जो स्टेट है वो कब आती है, जब प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए, कोई इनपुट आउटपुट चाहिए, कुछ भी चाहिए, और वो चीज उस समय अवेलेबल नहीं होती, तो प्रोसेस किस में चली जाती है, वेटिंग की स्टेट में चली जाती है। कई बार क्या होता है, प्रोसेस उस वेटिंग की स्टेट से कभी बाहर नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जिस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, वो रिसोर्स उस प्रोसेस को कभी मिल ही नहीं पाता, क्योंकि वो दूसरी प्रोसेस के पास में है, और वो जिस प्रोसेस के पास में है वो प्रोसेस भी ऑलरेडी वेटिंग की कंडीशन में है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं कि प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग की सिचुएशन में चली जाती है, तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक की कंडीशन। यानी in multi-programming environment, several processes may compete for a finite number of resources, and it may happen that waiting process never again change its state because other waiting process hold the resources they have requested, and this situation is called deadlock. तो ये सिचुएशन डेडलॉक की कहलाती है। फिर डेडलॉक की कंडीशंस क्या है, कि किन किन कंडीशंस में डेडलॉक आता है, उनसे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं डेडलॉक को, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और फिर भी सिस्टम में अगर डेडलॉक आ जाता है तो उसको कैसे हम डिटेक्ट करें और कैसे रिकवर करें, ये सभी कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो डेडलॉक को स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक बार सिस्टम मॉडल देखते हैं कि सिस्टम मॉडल क्या कहता है। सिस्टम मॉडल क्या होता है, सिस्टम के अंदर क्या है हमारे पास में, सिस्टम के अंदर हमारे पास में प्रोसेसेस हैं और रिसोर्सेस हैं। तो a system consists of a finite number of resources to be distributed among a number of competing processes। यानी सिस्टम में क्या है, सिस्टम में हमारे पास ना फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो क्या है, हमारे पास में कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपस में compete कर रही हैं, उनके बीच में हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। The resources are partitioned into several types, each of which consists of same number of identical instances। सिस्टम के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे टाइप के रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज में भी क्या है, उनके कई सारे आइडेंटिकल इंस्टांसेस भी अवेलेबल हैं। इंस्टांसेस क्या होते हैं, इंस्टांसेस का मतलब है कि अगर एक ही टाइप का रिसोर्स एक से ज्यादा अवेलेबल है, जैसे अगर आपने अपने सिस्टम पर 2 प्रिंटर लगा रखे हैं, तो प्रिंटर टाइप के रिसोर्स के कितने इंस्टांस हो गए, 2 इंस्टांसेस हो गए। अगर आपने अपने सिस्टम में 3 रैम लगा रखी हैं, तो रैम टाइप के कितने इंस्टांसेस हो गए, 3 हो गए, यानी 3 प्राइमरी मेमोरी लगा रखी है। अगर आपने 4 हार्ड डिस्क लगा रखी हैं, तो हार्ड डिस्क के कितने इंस्टांसेस हो गए, 4 इंस्टांसेस हो गए। आपने 2 मॉनिटर लगा रखे हैं, दो तो आपके पास में कितने मॉनिटर हो गए, 2 मॉनिटर टाइप के इंस्टांस हो गए। तो इंस्टांसेस क्या है, एक जैसे आइडेंटिकल कितने रिसोर्सेज आपने लगा रखे हैं, वो उसके इंस्टांसेस कहलाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेशन कैसे चलते हैं सिस्टम मॉडल में, क्या कहता है सिस्टम मॉडल की कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होती है सिस्टम में। अंडर द नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन अ प्रोसेस में यूटिलाइज अ रिसोर्स ओनली इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस होना चाहिए सिस्टम में रिसोर्सेज का यूज करने का, रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज। यानी अगर किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करे, जब उसे वो रिसोर्स मिल जाए उसे यूज करे, और जब उसका काम कंप्लीट हो जाए उसको रिलीज करे। तो इस तरह से प्रोसेस
अपने सिस्टम में रिसोर्सेज को यूज करेगी। द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्स आर सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स हमने बताई थी पहले। सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स होती हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं, फंक्शंस होती हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, सिस्टम कॉल्स के थ्रू अब ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड जनरेट होती है और उन फंक्शंस के थ्रू हम सिस्टम से वर्क करा रहे हैं। तो इनके थ्रू सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं और प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहे हैं। A set of process in a deadlock state when every process in the set is waiting for an event that can be caused by only other process in the set. डेडलॉक की सिचुएशन कब बनती है? डेडलॉक की स्टेट तब बनती है जब एक प्रोसेसेस का सेट है, ग्रुप है प्रोसेसेस का, जिसमें हर प्रोसेस क्या है, वेटिंग की इवेंट का वेट कर रही है, किसी काम के होने का वेट कर रही है, उस काम के का जो काम किसी दूसरी प्रोसेस को करना है जो सेट में ही है। जैसे मेरे पास में 5 प्रोसेसेस का एक सेट है, उसमें से पहली प्रोसेस जिस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है वो दूसरी प्रोसेस के पास में, दूसरी प्रोसेस जिस का वेट कर रही है वो तीसरी के पास में, तीसरी जिसका वेट कर रही है वो फोर्थ के पास में, फोर्थ जिसका वेट कर रही है वो फिफ्थ के पास में, और फिफ्थ जिसका वेट कर रही है वो फर्स्ट के पास में। यानी क्या हो रहा है इस तरह से इस एग्जाम्पल में कि हर प्रोसेस एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रही है, हर प्रोसेस एक दूसरी प्रोसेस से वेट कर रही है। तो इस तरह की सिचुएशन जब होती है सेट में, हर एक प्रोसेस एक दूसरी प्रोसेस का वेट कर रही है, तो हमारे सिस्टम में क्या बनती है, डेडलॉक की सिचुएशन बनती है। The events with which we are mainly concerned here are resource acquisition and release. ये जो इवेंट जो हम वर्ड यूज कर रहे थे उसका मतलब क्या है, रिसोर्स एक्विजिशन या रिसोर्स रिलीज होने का वेट कर रही है। द रिसोर्सेज में बी आइदर फिजिकल रिसोर्सेज और लॉजिकल रिसोर्सेज। रिसोर्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होती हैं, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, सीपीयू है, फिजिकल डिवाइसेस भी हो सकती हैं। लॉजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, कोई फाइल भी हो सकती है जिसका आप जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सिस्टम मॉडल है जिसमें हमारे पास में कुछ रिसोर्सेज हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, और कुछ हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं डेडलॉक के लिए? हमारे सिस्टम में डेडलॉक के लिए 4 कंडीशन नेसेसरी होती हैं, जरूरी होती हैं। अगर ये चारों कंडीशन सिस्टम में एक साथ अगर हो जाती हैं तो सिस्टम में डेडलॉक आता ही है। लेकिन अगर इन चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी रोक दिया जाता है तो सिस्टम में हम डेडलॉक से बच सकते हैं। तो ये 4 कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, 4 नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, वो है सिस्टम में, इसमें पहली कंडीशन आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन क्या होती है? अच्छा, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन पहले हमने जो पढ़ा है उससे डिफर है। यहाँ पर हम कह रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है यहाँ पर कि हमारे सिस्टम में एटलीस्ट एक रिसोर्स तो ऐसा होना ही चाहिए जो नॉन शेयरेबल मोड में हो। यानी कि एक बार में एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज कर सकती हो, वो रिसोर्स शेयरेबल ना हो। अगर हमारे सिस्टम में ऐसे नॉन शेयरेबल रिसोर्सेस होंगे, एक या एक से ज्यादा, तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक आएगा। हम अब कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि किसकी वजह से डेडलॉक आएगा। तो पहली कंडीशन है, अगर हमारे सिस्टम में नॉन शेयरेबल रिसोर्स होगा, एक या एक से ज्यादा, तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक आएगा। For deadlock situation, at least one resource must be held in a non-shareable mode. That is, only one process at a time can use the resource. If another process requests for that resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released. अगर कोई दूसरी प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है रिसोर्स के लिए तो उसे वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि पहले वाली प्रोसेस रिसोर्स को फ्री नहीं कर देती। तो इसको कहते हैं हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट की कंडीशन क्या कहती है? होल्ड एंड वेट की कंडीशन कहती है कि यहाँ पर हमारे पास में जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो कि सेम रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस ने अपने पास में जो रिसोर्स है
उनको तो उसने होल्ड कर रखा है, यानी उनको तो वो फ्री नहीं कर रही है और नए रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। दूसरी प्रोसेस है, उसने भी क्या कर रखा है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको उसने होल्ड कर रखा है और नए रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। वो रिसोर्स पहली वाली प्रोसेस के पास में है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने रिसोर्सेज को तो प्रोसेसेस फ्री नहीं कर रही है, नए रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। दूसरी प्रोसेस भी ऐसा ही कर रही है, वो अपने रिसोर्सेज को फ्री नहीं कर रही है, नए रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है जो दूसरी प्रोसेस के पास में। तो कोई प्रोसेस अपने रिसोर्सेज को जब फ्री ही नहीं करेगी और दूसरे रिसोर्सेज को चाहेगी, तो वो रिसोर्सेज जो दूसरी प्रोसेस के पास में वो भी अपने नहीं फ्री कर रही, वो भी पहले वाली प्रोसेस से रिसोर्स की डिमांड कर रही है। तो इसे कहते हैं होल्ड एंड वेट, दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपने फ्री नहीं कर रहे हैं। तो ये हो रहा है होल्ड एंड वेट की कंडीशन। यानी देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज दैट आर करंटली बीइंग हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस, देन डेडलॉक में अकर। अगर ऐसे सिचुएशन बनी होगी तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक आएगा। फिर इसके बाद में थर्ड कंडीशन जो बनती है वो आती है नो प्रियम्पशन। प्रियम्पशन वर्ड पहले भी आ चुका है, जब हमने सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ी थी तब उसमें नॉन प्रियम्पटिव और प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग पढ़ी थी। नॉन प्रियम्पटिव मतलब जहां सस्पेंशन अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पर भी नो प्रियम्पशन वर्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो रिसोर्स को आप प्रियम्प नहीं करा सकते। यानी कि किसी प्रोसेस के पास में अगर कोई रिसोर्स है और बहुत लंबे समय से उसने उस रिसोर्स को होल्ड कर रखा है, तो आप फोर्सफुली उससे वो रिसोर्स नहीं ले सकते। अगर ऐसी कंडीशन है कि आप किसी प्रोसेस से फोर्सफुली रिसोर्स फ्री नहीं करा सकते, तो वहां डेडलॉक की सिचुएशन बन सकती है। यानी कि कोई प्रोसेस अगर बहुत लंबे समय से होल्ड करे हुए है, और प्रोसेसेस ने ऐसी और बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है सिस्टम में जिन्होंने रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ हो और हम उनसे फोर्सफुली फ्री नहीं करा सकते, तो सिस्टम में क्या बनेगा, डेडलॉक की सिचुएशन बनेगी। तो डेडलॉक में अकर इफ रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, दैट मीन्स if a process holds certain resources, then no other process should be able to take them away from it forcibly. Only the process holding them should be able to release them explicitly. जिस प्रोसेस के पास में रिसोर्स है, सिर्फ वही प्रोसेस अपनी तरफ से उस रिसोर्स को फ्री कर सकती है। कोई दूसरी प्रोसेस उस फोर्सफुली उस रिसोर्स को नहीं ले सकती, पहले वाली प्रोसेस से फोर्सफुली नहीं फ्री करा सकती। इसको कहते हैं नो प्रीएम्पशन। इसके बाद में लास्ट फोर्थ कंडीशन आती है हमारी सर्कुलर वेट की कंडीशन। सर्कुलर वेट की कंडीशन क्या कहती है, सर्कुलर वेट की कंडीशन कहती है कि जब हमारे पास में प्रोसेसेस एक साइकिल में आ जाती हैं। साइकिल का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास में सपोज करो 4 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 एंड P4। और प्रोसेसेस P1 प्रोसेस P2 प्रोसेस से रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स के लिए कि वो अपना रिसोर्स दे दे, जो रिसोर्स चाहिए वो P2 के पास में। P2 प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए वो P3 के पास में, और P3 को जो रिसोर्स चाहिए वो P4 के पास में, और P4 को जो रिसोर्स चाहिए वो P1 के पास में। तो सारी प्रोसेसेस क्या हुई, ये साइकिल में आ गई। तो इस तरह से जब रिसोर्सेस के बीच में साइकिल बन जाता है तो उसे कहते हैं हम सर्कुलर वेट की कंडीशन। और अगर इस तरह की कंडीशन बन गई है तो वो क्या है, हमारे सिस्टम में डेडलॉक की कंडीशन बनाती है। फॉर डेडलॉक देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, जैसे P0 P1 P2 Pn तक कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस जो वेटिंग प्रोसेसेस हैं और जो किस तरह से वेट कर रही है। जैसे P0 वेट कर रही है एक रिसोर्स के लिए जो किसके पास में, P1 के पास में है। P1 वेट कर रही है रिसोर्स के लिए जो किसके पास में, P2 के पास में है। इसी तरह से हमारी प्रोसेसेस एक दूसरे से वेट कर रही हैं। अब लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, इसमें ध्यान ये रखना है हमें, इट इज नेसेसरी दैट ऑल दीज 4 कंडीशन हैव टू बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। हमें ये ध्यान रखना है कि ये चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होनी चाहिए डेडलॉक के एग्जिस्टेंस के लिए। चारों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, एक साथ अवेलेबल होंगी, तभी हमारे सिस्टम में डेडलॉक आएगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर हमने रोक ली
तो हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर चारों कंडीशन बन गई तो सिस्टम में डेडलॉक डेफिनेटली आएगा। तो इसे कहते हैं हम नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चारों कंडीशंस को समझना कि किन कंडीशंस में हमारे सिस्टम में डेडलॉक बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है? ये जो हमने बात की कि प्रोसेस वेट कर रही है किसी रिसोर्स के लिए, वो रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस को दिया हुआ है, वो प्रोसेस किसी और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, वो रिसोर्स किसी और के पास में, ये जो हम बात कर रहे हैं वर्बली, इस चीज को अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें, डायग्राम बना के शो करें, तो हम उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का। यानी डेडलॉक की जो सिचुएशन है इसको हम और अच्छे से और प्रिसाइजली हम डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं, जिसे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कह सकते हैं। यानी कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेट किया हुआ है, कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस के पास में है, कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, ये सारी चीजें हम डायग्राम बना के अगर शो करते हैं तो हम उसे कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। Yani deadlock can be described more precisely in term of a directed graph called a system resource allocation graph. This graph consists of a set of vertices V and a set of edges E. इस ग्राफ के अंदर दो चीजें हम लेके चल रहे हैं, एक तो एक सेट ऑफ वर्टिसेस है V और एक सेट ऑफ एजेस है E। सेट ऑफ वर्टिक्स जो है V, उनको हमने दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया है, P एंड R। P के अंदर हमारी आती है प्रोसेसेस, R रिप्रेजेंट करता है रिसोर्सेस को। तो P के अंदर हमारे जितनी भी सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4, Pn तक कितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती हैं। R रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं। ये सेट ऑफ रिसोर्सेज R1, R2, R3, Rn तक कितने भी हो सकते हैं, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं सिस्टम में वो शो होंगे। इसके बाद में जो वर्टिस जो एजेस हैं E, उनको हम दो तरह से शो करेंगे एजेस को। एजेस के अंदर हमारा P2, एक होता है P से R की तरफ एरो, जिसको कहते हैं कि प्रोसेस P जो है वो इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो उसे कहते हैं रिक्वेस्ट एज। और अगर R से P की तरफ एरो आ रहा है तो हम उसे कहते हैं असाइनमेंट एज, यानी ये वाला रिसोर्स इस प्रोसेस को दिया हुआ है। तो एक डायग्राम बना के इसमें शो कर किया हुआ है, उसको समझते हैं। हमने यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस ली हैं, ये P1, P2, P3, तीन प्रोसेसेस हैं हमारे पास में, और ये हमारे पास में रिसोर्सेज हैं R1, R2, R3 एंड R4, फोर रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ देखिए P1 से R1 की तरफ एरो जा रहा है, प्रोसेसेस को हमने सर्किल में शो किया हुआ है, रिसोर्सेज को हमने यहाँ पर एक स्क्वायर्स में शो किया हुआ है। यहाँ पर जो दो डॉट्स लगा रखे हैं, तीन डॉट्स लगा रखे हैं, सिंगल डॉट लगा रखा है, ये इंस्टांसेस हैं। इंस्टांसेस अभी मैंने बताए थे आपको थोड़ी देर पहले। इंस्टांसेस का मतलब क्या है कि एक टाइप के कितने आइडेंटिकल रिसोर्सेज हैं, यानी R1 रिसोर्स का एक ही टाइप है, एक ही इंस्टांस है। R3 रिसोर्स का भी सिंगल इंस्टांस अवेलेबल है। R2 रिसोर्स के 2 इंस्टांसेस अवेलेबल हैं और R4 रिसोर्स के 3 इंस्टांसेस अवेलेबल हैं। यानी कि R2 जो भी रिसोर्स है उसके दो आइडेंटिकल रिसोर्स अवेलेबल हैं, R4 के 3 आइडेंटिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम इनको डॉट्स के थ्रू शो कर रहे हैं। अब आती है एजेस की बात। P से R की तरफ एरो जा रहा है, दैट मीन्स P प्रोसेस R1 रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। ऐसे R1 से P2 की तरफ एरो जा रहा है, यानी R1 रिसोर्स P2 को एलोकेट किया हुआ है। तो ये है रिक्वेस्ट एज, ये है असाइनमेंट एज। तो अब देखें यहाँ पर P1 रिक्वेस्ट कर रही है R1 रिसोर्स के लिए, R1 दे रखा है P2 को। P2 प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है R3 के लिए, R3 दे रखा है P3 को। और R2 रिसोर्स के दो इंस्टांसेस हैं, जिसमें से एक P1 को दे रखा है, एक P2 को दे रखा है। तो इस तरह से हमने रिसोर्सेस को एलोकेट किया हुआ है। अब आगे देखते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, according to the picture, process P1 is holding an instance of resource type R2। ये हमने अभी इसमें डायग्राम में देखा
डायग्राम में भी जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारी प्रोसेस P1 है उसने होल्ड का किया हुआ है रिसोर्स टाइप R2 का एक इंस्टांस एंड इज वेटिंग फॉर एन इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप R1। R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और R2 उसने मिला हुआ है। और इसी तरह से प्रोसेस P2 जो है उसने R1 और R2 के एक एक इंस्टांस को होल्ड किया हुआ है और वो एक R3 के रिसोर्स के लिए वेट कर रही है। इसी तरह से P3 प्रोसेस जो है उसने R3 रिसोर्स को का एक इंस्टांस ले रखा है। ये हमने ऊपर डायग्राम में देखा। अब जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की डेफिनेशन है उसके हिसाब से नो प्रोसेस given the definition of resource allocation graph it can be shown that if the graph contain no cycle then no process in the system is deadlock, but if the graph contain a cycle then a deadlock may exist। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहता है कि ग्राफ के अंदर अगर साइकिल नहीं बन रहा है तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा, लेकिन अगर ग्राफ के अंदर साइकिल बन रहा है तो सिस्टम में डेडलॉक आ सकता है। दूसरी बात, अगर हर रिसोर्स टाइप का सिंगल इंस्टांस है तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक आएगा, लेकिन अगर मल्टीपल इंस्टांसेस हैं तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है डेडलॉक के लिए। यानी if each resource type has exactly one instance then a cycle implies that deadlock has occurred। अगर सिंगल इंस्टांस है तो डेडलॉक आएगा। In this case a cycle in the graph is both a necessary and a sufficient condition for the existence of deadlock। साइकिल होना ही sufficient condition और necessary condition दोनों है डेडलॉक के लिए। But if each resource type has several instances then a cycle does not necessarily implies that a deadlock occurred। अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल इंस्टांसेस अवेलेबल हैं यानी एक एक रिसोर्स के एक से ज्यादा इंस्टांसेस अवेलेबल हैं तो ये जरूरी नहीं है कि साइकिल दिख रहा है तो दैट मीन्स डेडलॉक आ रहा है। In this case a cycle in the graph is a necessary but not sufficient condition for the existence of deadlock। इस तरह के केस में जो आपके सिस्टम में साइकिल जो बन रहा है वो नेसेसरी तो हो सकती है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगी डेडलॉक के लिए। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, ये जो हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पर, इस डायग्राम के अंदर आपको लग रहा है कि यहाँ साइकिल बन रहा है। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर हमें साइकिल फील हो रहा है कि साइकिल बन रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखिए दो इंस्टांसेस दे रखे हैं एक रिसोर्स टाइप के, अगर यहाँ पर ये सिंगल इंस्टांस होता तो ये साइकिल जो बन रहा था ये सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन होती डेडलॉक के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो इंस्टांसेस हैं, एक नीड इसकी पूरी हो रही है और एक नीड इसकी पूरी हो रही है, तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है डेडलॉक के लिए। लग रहा है हमें साइकिल है लेकिन यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि इसकी वजह से डेडलॉक आएगा ही आएगा। ये कंडीशन निकल जाएगी, यहाँ से P3 की रिक्वायरमेंट जैसे ही कंप्लीट होगी ये कंडीशन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। कैसे ब्रेक होगी, देखिए यहाँ पर T1 प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है R1 रिसोर्स के लिए, R1 P2 के पास में, P2 प्रोसेस के पास में R2 रिसोर्स है, R1 रिसोर्स है, R3 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और R3 किसके पास में, P3 के पास में। P3 को कोई और रिसोर्स नहीं चाहिए, तो P3 प्रोसेस का काम जैसे ही कंप्लीट होगा ये अपने R3